जय हिंद दोस्तों, माँ भारती एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के पहले भाग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि आपकी फिजिक्स का पहला लेक्चर है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपके फिजिक्स के दो चैप्टर आते हैं। पहला है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आखिर स्थिर वैद्युतिकी किसको कहा जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये स्थिर आवेश किसको कहा जाता है? तो स्थिर आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो कि न तो समय के साथ परिवर्तित होता है, ना ही उसमें कोई गति होती है। तो ऐसे आवेशों को स्थिर आवेश कहा जाता है। अब इस स्थिर आवेश के बारे में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो इस स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले बल, उत्पन्न होने वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपके पहले और दूसरे चैप्टर में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ हमारी दैनिक जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं और हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसका संबंध आपके वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में है। तो मैं कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि ठंड के मौसम में जब आप अपने शरीर से स्वेटर उतारते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है चट चट की। बादलों में जब गर्जना होती है तो त्वरित का उत्पन्न होना। ठीक है, सूखे बालों में अगर कंघी किया जाए और उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो वो कंघी कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे को हाथ से रब कीजिए, रगड़िए छोटे से गुब्बारे को, तो अगर उस गुब्बारे को आप छोड़ते हैं तो वो गुब्बारा वहाँ पे लटका रहता है। तो ऐसे तमाम सारी घटनाओं के होने का कारण क्या है? वैद्युत आवेश। तो आइए अब पढ़ते हैं कि आखिर वैद्युत आवेश किसको कहा जाता है। आज से 2600 साल पहले थेल्स नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को कहा जाता है एम्बर। तो उन्होंने जब उस एम्बर नामक पदार्थ को किसी कपड़े से रगड़ा तब उन्होंने देखा कि उस पदार्थ में गुण उत्पन्न हो जाता है। अब उस गुण के कारण वो क्या करता है? वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में ये हमारे ज्ञात इतिहास में पहली संकल्पना थी, जहाँ से हमें पता चलता है कि वैद्युत आवेश नामक कोई चीज़ होती है। ठीक है, वैद्युत आवेश की अगर परिभाषा की बात करें तो वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर अंतर्निहित गुण का मतलब क्या होता है। यह किसी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है। अंतर्निहित गुण का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो गुण उस पदार्थ के अंदर ही मौजूद होता है, कहीं बाहर से उसको देना नहीं पड़ता। जैसे कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान उस पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है, तो द्रव्यमान उस पदार्थ के अंदर होता है, बाहर से उसको देना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है। अच्छा, इस गुण के आ जाने पर पदार्थ कैसा व्यवहार करता है? ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करना स्टार्ट करती है। तो आवेश किसी पदार्थ का अंतर्निहित गुण होता है, जिसके कारण ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी वर्षों तक इसमें अध्ययन किया गया और सावधानीपूर्वक किए गए बहुत सारे परीक्षणों के आधार पर ये कहा गया कि आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। यह किसी पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण ये क्या करती है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक भौतिक शास्त्र हुए दोस्तों, उन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि आवेशों की दो प्रकृति होती है। एक होती है धनात्मक प्रकृति की और दूसरी होती है ऋणात्मक प्रकृति की। धनात्मक प्रकृति के आवेश को उन्होंने धनावेश कहा और ऋणात्मक प्रकृति के आवेश को उन्होंने ऋणावेश कहा। तो इस तरह से वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बारे में अध्ययन किया कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, तब उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सूक्ष्मतम कणों की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने पदार्थों के गुणों के आधार पर धनावेश और ऋणावेश की व्याख्या की। तो धनावेश के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने एक पदार्थ लिया जो कि था कांच का छड़। तो जब कांच के छड़ को रेशम या ऊनी के कपड़े से रगड़ा गया तब देखा गया कि इस कांच के छड़ में एक आवेश उत्पन्न होता है, एक गुण उत्पन्न होता है। इस गुण के कारण वो क्या करती है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को उन्होंने क्या कह दिया? धनावेश कहा। ठीक है, अब इन्होंने ऋणावेश को कैसे परिभाषित किया? इन्होंने एक दूसरा छड़ लिया जो कि था प्लास्टिक का छड़। तो जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया
तब देखा कि इस प्लास्टिक के क्षण में भी एक गुण उत्पन्न हो गया। अब उस गुण के कारण वो क्या करने लगी, फिर वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो इस प्लास्टिक के क्षण में जो उत्पन्न आवेश है उसको उन्होंने क्या किया, ऋण आवेश। तो इस तरह से धनावेश और ऋणावेश के बारे में हमको सामने आते हैं। अच्छा, थेल्स नामक व्यक्ति ने जो पदार्थ लिया था एम्बर, इस एम्बर को ग्रीक में कहा जाता है इलेक्ट्रम, है ना। इस एम्बर को ग्रीक में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम। यहाँ पर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन से आपका इलेक्ट्रॉन आया है और इलेक्ट्रिसिटी आया है। विद्युत को आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो वो कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन नामक ग्रीक शब्द से, जो कि एम्बर को कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग कांच और प्लास्टिक को लेकर एक प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रयोग किया गया जिसमें कि कांच की छड़ को ऊनी या तो रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक धनावेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक दूसरा कांच का छड़ लिया गया, उसमें भी क्या है, धनावेश उत्पन्न किया गया। तो ये दूसरा कांच है जिसमें क्या है, धनावेश है। तो दो कांच जो धनावेशित हैं, जब उन दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया, तो ये देखा गया कि वो दोनों कांच एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित करते, अर्थात वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। ठीक है, एक दूसरा प्रयोग किया गया जिसमें कि एक प्लास्टिक का छड़ लिया गया। अब उस प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होगा। ये कौन सा छड़ है, प्लास्टिक का छड़ है। एक और दूसरा प्लास्टिक का छड़ लिया गया जिसमें भी क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्लास्टिक के छड़ लिए गए जो कि क्या है, ऋणावेशित हैं। तो जब इन दोनों प्लास्टिक के छड़ को पास लाया जाता है, अर्थात इन दोनों ऋणावेशित पदार्थों को जब पास लाया जाता है, तो देखा गया कि इसमें भी क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक तीसरा प्रयोग किया गया जिसमें कि एक कांच का छड़ लिया गया जो कि क्या है, धनावेशित है, और दूसरा प्लास्टिक का छड़ लिया गया जो कि क्या है, ऋण आवेशित है। तो जब एक धनावेशित और एक ऋणावेशित पदार्थ को पास लाया गया, तो ये देखा गया कि इन दोनों में अब क्या हो रही थी, आकर्षण हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक दूसरे के प्रति आकर्षण। तो इस तरह से अगर इन तीनों प्रयोगों के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू ले, अगर इन तीनों प्रयोगों के बारे में एक बात सामने आती है दोस्तों कि जब समान आवेशों को पास लाया जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है, और जब विजातीय आवेशों को पास लाया जाता है तो उसमें क्या होती है, आकर्षण। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में क्या होती है, आकर्षण। तो इस तरह से इन प्रयोगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि सजातीय आवेशों में क्या होती है, आकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे कि कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं है, इसका हम लोग किस माध्यम से पता लगाएं। तो उसके लिए हम लोग एक उपकरण लेते हैं जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से हम लोग कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं है, या उसमें कितना आवेशित है, उसकी प्रबलता हम लोग इस उपकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक हम लोग कांच का पात्र लेते हैं। जैसे ये है कांच का पात्र है, ठीक है, कांच का पात्र है जिस पर हम लोग ने एक चालक पदार्थ यहाँ पर स्थित रख दिया। ठीक है, इस चालक पदार्थ के साथ यहाँ पे सोने की दो पन्नियाँ जुड़ी हुई, दो स्वर्ण पत्र यहाँ पे जुड़ी हुई, जो कि बहुत पतली हैं। ठीक है, आराम से ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक, अब जिस पदार्थ का हम लोग को आवेश पता करना है, उस पदार्थ को हम लोग कहाँ पे टच कराएंगे, इस चालक पदार्थ में ऐसे टच कराते हैं। ठीक है, जिस भी पदार्थ का हम लोग को आवेश पता करना है उसको हम लोग इस चालक पदार्थ से संपर्क में लाते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक धनावेशित पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये धनावेश इस चालक पदार्थ से होते हुए कहाँ तक चले जाएगा, स्वर्ण पत्र तक चले जाएगा। ठीक है, इस चालक पदार्थ से होते हुए ऐसे, तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये स्वर्ण पत्र भी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, देखो दोस्तों, यहाँ पे भी ये भी धनावेशित पदार्थ है, ये भी धनावेशित पदार्थ है। दो धनावेशित पदार्थों को जब पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये जो स्वर्ण पत्र है कुछ इस तरह से प्रतिकर्षित होने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला भाग भी धनावेशित है, ये वाला भाग भी क्या है, धनावेशित है। तो दोनों धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब जिस पदार्थ की,
है ना, हम लोग को आवेश के बारे में पता करना है कि वो आवेशित है या नहीं है, तो सिंपल सा उस पदार्थ को इस चालक पदार्थ के साथ संपर्क में लाया जाता है। अब जब संपर्क में लाते हैं तो इसमें जो भी आवेश होगा उसी आवेश के कारण ये चालक पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। अब इस चालक पदार्थ के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो स्वर्ण पत्र है, 2 सोने की पन्नियाँ हैं, वो भी कैसे हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इधर भी वही आवेश, इधर भी वही आवेश, जैसे यहाँ पे धन आवेश है तो यहाँ भी धन आवेश, यहाँ भी धन आवेश, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आप प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं। अब प्रतिकर्षित करेगी तो ये एक दूसरे से ऐसे दूर जाएंगी, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे जाएंगी, दूर जाएंगी, क्योंकि अब इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। इसमें आवेश की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पर फैलाव उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये कम आवेशित है तो कम फैलेगा और ज़्यादा आवेशित है तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ की आवेशन का पता लगा सकते हैं कि वो आवेशित है या नहीं है। ये हो सकता है यहाँ पे क्या हो, ये ऋणावेशित पदार्थ हो। अगर ये ऋणावेशित होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ये चालक पदार्थ कैसा रहता है, ऋणावेशित। और उसके बाद ये स्वर्ण पत्री, इधर भी ऋणावेश रहता है, इधर भी ऋणावेश रहता है, तब भी क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसके पहले जो प्रयोग के बारे में चर्चा की थी वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2 धनावेशित पदार्थ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और 2 ऋणावेशित पदार्थ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस तरह से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से हम लोग किसी पदार्थ के आवेशन का पता लगा सकते हैं कि वो पदार्थ आवेशित है या नहीं है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे ये डिसाइड करें कि कोई भी पदार्थ धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो देखते हैं दोस्तों, जब भी किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पदार्थ कैसे हो जाता है, धनावेशित। और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है, ऋणावेशित, ठीक है। अब इसको हम लोग को एक एग्जाम्पल के हिसाब से अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझ आने वाली है। जैसे देखो, सोडियम नामक एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। और क्लोरीन अगर लेते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 17, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 7, ठीक। अब जब यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों पदार्थों को रगड़ा जाता है तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाता है, क्लोरीन में, ठीक है। तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम यहाँ पर कैसे हो जाता है, यहाँ पर सोडियम हो जाता है धनावेशित, इसको हम लोग भी जानते हैं। और क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये क्लोरीन कैसा हो जाता है, ऋणावेशित, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखिए, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो पदार्थ कैसे हो गया, धनावेशित। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ कैसा होता है, धनावेशित। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आया तो अर्थात उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। ये चीज़ हम लोग को समझ आती है। तो इसका मतलब है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से पदार्थ धनावेशित, और उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के आने से पदार्थ कैसा होता है, ऋणावेशित। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए दोस्तों कि आखिर ये दोनों पदार्थ को जब रगड़ा गया तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गति किया, क्यों प्रोटॉन की यहाँ से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गति नहीं हुई। तो इसके 2 कारण सामने आते हैं। एक कारण ये होता है दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि जैसे एक परमाणु है, परमाणु की सेंटर वाली जो पॉइंट होती है, केंद्र में क्या होती है, नाभिक होती है। अब उस नाभिक में क्या क्या होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। तो नाभिकों में दोस्तों कि जो प्रोटॉन है, उन प्रोटॉनों के मध्य एक प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल होते हैं, ठीक है, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगते हैं। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को बांधे रखती है, ठीक है, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। जब यहाँ पर प्रोटॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को डिवाइड किया गया तो ये आता है 1837 आता है, ठीक है। इस तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना भारी होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में गति कौन करने वाली है, जो हल्की है। तो हल्की कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए किसी भी पदार्थ के आवेशित होने पर जिम्मेदार जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकला
या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन आया अर्थात उसमें वृद्धि हुई तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई पदार्थ आवेशित होता है तो क्या उसके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पदार्थ आवेशित हुआ तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कहा क्या हो रहा है कि सोडियम किस में परिवर्तित हो रहा है, धनावेशित में। क्लोरीन के साथ रगड़ने पर वो कैसा हो रहा है, धनावेशित हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो सोडियम के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। अर्थात अगर कोई पदार्थ धनावेशित होता है या उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में कमी होता है तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, द्रव्यमान में कमी होती है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन की देखते हैं, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो रहा है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा उसके द्रव्यमान में वृद्धि। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ पाते हैं दोस्तों कि कैसे कोई पदार्थ आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पे, है ना। और जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पदार्थ कैसा होता है, धनावेशित, और उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और जब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित कहा जाता है। ठीक है। क्यों, हमेशा जब भी कोई पदार्थ आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है, प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होता। तो उसके हम लोग ने दो कारण जाने। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, रगड़ने की प्रक्रिया में अर्थात घर्षण की प्रक्रिया में एक पदार्थ पर जितना धनावेश उत्पन्न होगा दूसरे पदार्थ में उतना ही क्या होगा, ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। जैसे देखते हैं हमें सोडियम और क्लोरीन का जब हम लोग एग्जाम्पल लिए तो वहाँ पे देखा गया कि सोडियम में कितना है, एक धनावेश उत्पन्न हुआ, तो क्लोरीन में कितना, एक ऋणावेश उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो रगड़ने की प्रक्रिया में एक पदार्थ में जितना आवेश उत्पन्न होते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है, दूसरे में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस तरह हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ा दोस्तों। ठीक है। और आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ज़रूरतमंद है भारत के उन तक इन वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोस्तों। जय हिंद।